हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अवतार क्वेश्चन बैंक इकोनॉमिक्स क्लास 12th का खंड ख का सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके हैं और जिसका सेकंड पार्ट हम आज करेंगे। ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन का ही हिस्सा है जो कल रह गया था। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने कल ख़त्म कर दी थी। 1 घंटे की वीडियो हमारी तैयार हो पाई। आज हम उससे आगे का कवर करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय से आशय एक वर्ष की अवधि में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के योग से है। राष्ट्रीय आय हमारे देश की आय से क्या आशय है कि एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष का समय, और एक वर्ष का समय कब से स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो एक वर्ष की अवधि में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र कैसा हो, निजी हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो, उसमें भी जिन वस्तुओं का उत्पादन या फिर सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उन वस्तुओं और सेवाओं का बाजार में जो अंतिम मूल्य है, अगर हम उनका योग करें तो हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एक वर्ष की अवधि के अंदर अगर सेक्टर हमारा कैसा भी प्राइवेट हो, चाहे हमारा सार्वजनिक क्षेत्र हो, उसमें उत्पन्न होने वाली वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्यों का अगर हम योग करते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। विदेशी आय मतलब हमारे देश के निवासियों द्वारा विदेशों में जाकर आय का प्राप्त करना। आय का प्राप्त कब करेंगे, जब वो वहाँ पे कार्य करेंगे, उसके बदले उनको आय प्राप्त होगी, तो वो भी हमारी राष्ट्र की आय में शामिल होगा। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाले, एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाले प्रतिफल जैसे लाभ, लगान, ब्याज, वेतन, मजदूरी आदि का अगर हम योग करेंगे तो हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चे राष्ट्रीय आय का अर्थ 2 प्रकार से दिया गया, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन दी हुई है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। देश के प्राकृतिक साधनों, देश में जो भी हमको प्रकृति से साधन प्राप्त हुए हैं, उन पे जब श्रमिकों द्वारा काम किया जाता है और उन पे पूंजी लगाई जाती है, तो उससे क्या होता है, भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनका उत्पादन होता है, और इन सभी की शुद्ध उत्पत्ति का योग, अगर इन सभी की शुद्ध उत्पत्ति का अगर हम योग करें तो हमको निव्वल राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। देखो, जो देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हीं के द्वारा तो उत्पादन किया जा रहा है, और वो उत्पादन वस्तुओं का भी हो सकता है और सेवाओं का भी हो सकता है। जब हम उनके मूल्य का योग करते हैं तो हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। क्लियर। चालू एवं स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को चालू मूल्य पर या फिर स्थिर मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। अभी चालू मूल्य और स्थिर मूल्य क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना चालू एवं स्थिर मूल्यों पर की जा सकती है। इन्हें निम्न प्रकार समझा जा सकता है। चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय से क्या मतलब है कि जब देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के चालू मूल्य का योग है,
देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के चालू मूल्य का योग है। देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जिन सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनका करंट मूल्य क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कब प्राप्त होगी, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देश में उत्पादित होने वाले वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य कितना है, इस टाइम मूल्य उनका कितना है। करंट मूल्य मतलब टाइम, करंट टाइम से बात हो रही है, करंट टाइम में उनका प्राइस कितना है। तो अगर हम उनका योग करेंगे तो हमको चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना देश में प्रचलित मूल्यों पर की जाती है, प्रचलित मूल्य या फिर करंट मूल्य पर की जाती है, तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। और इसको फाइंड करने का, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया हुआ है y बराबर q मल्टीप्लाई पी, y बराबर q मल्टीप्लाई पी। हम चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त करेंगे, y मतलब चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय, q चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा, q मतलब क्वांटिटी, किसकी, वस्तुओं सेवाओं की, कैसी वस्तुओं सेवाओं की, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की, और p चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं सेवाओं का मूल्य। p प्राइस हो गया, q आपकी क्वांटिटी होगी। जब आप क्वांटिटी की मल्टीप्लाई प्राइस से करते हैं तो आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। और ये चालू मूल्य पे है, तो ये करंट ईयर वित्तीय वर्ष जो है आपका, उसमें वस्तु या सेवाओं का जो भी मूल्य है उससे लगाया जाता है चालू वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, वाई का मतलब आय, आपकी इनकम वाई से डिनोट किया गया, क्वांटिटी हो गई आपकी, और पी फॉर प्राइस हो गया किसका, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का, किस पर, चालू वित्तीय वर्ष में। क्लियर। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय आय, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। अब स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय क्या है, तो देखो बच्चों, हमने चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करी कि करंट ईयर में वस्तुओं सेवाओं का जो भी मूल्य है उसको जब हम उत्पादित होने वाली वस्तुएं सेवाओं से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। लेकिन स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय से मतलब है कि किसी वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है, किसी वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। देखो, देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाओं के स्थिर मूल्य का योग है। यह क्या है, देश में उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तुएं सेवाओं के स्थिर मूल्य का योग है। अन्य शब्दों में हम समझे तो यह राष्ट्रीय आय की गणना एक आधार वर्ष में प्रचलित मूल्यों पर की जाती है, तो उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, एक आधार वर्ष में किसी भी एक ईयर को आधार वर्ष माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है। देखा जाता है कि उस जिस वर्ष हमारे ना तो हमारे खर्चे हुए हों, ना हमको कोई इनकम हुई हो। खर्चे और इनकम मतलब कि ऐसी इनकम जो हमको सडनली कोई इनकम हुई हो या सडनली कुछ ऐसे एक्सपेंसेस ऐसा लॉस हुआ हो, जिस ईयर में ऐसा नहीं हुआ हो, उस वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं। जिस वर्ष में अगर हमको कोई भी प्रॉफिट या लॉस सडनली कह सकते हैं, या फिर जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया गया, जिसके ऊपर काम नहीं किया गया, और उसके बाद में हमको ऐसा लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ है, तो उस वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम 2012 में कहा जाता है कि कोई भी लॉस या फिर प्रॉफिट हमारा अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा कहा जा सकता है कि 2012 को हम आधार वर्ष मान के चलते हैं। 2012 में जिस भी वस्तु का जो भी प्राइस था, हम उस प्राइस के बेस पर अपने राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। तो किसी एक वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है जिसमें कोई भी ऐसे प्रॉफिट या फिर लॉस हमारे आय में नहीं हुए हो, कोई भी ऐसे प्रॉफिट या लॉस हमारे देश की आय में नहीं हुए हो। ठीक है,
तो स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय से मतलब यही कि एक वर्ष को आधा वर्ष माना जाता है, उस वर्ष के मूल्यों को, उस वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का क्या मूल्य था उसी के आधार पर, उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। क्लियर। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है वाई डैश बराबर क्यू मल्टीप्लाई पी डैश। वाई डैश मतलब स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय आप ज्ञात कर रहे हो, क्यू मतलब क्वांटिटी जो भी आपके चालू वर्ष में जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसकी मात्रा, और पी डैश का मतलब आधार वर्ष में वस्तुओं सेवाओं का क्या मूल्य रहा। ठीक है, डैश का यूज हमने आधार वर्ष के लिए किया है, और वाई डैश का मतलब स्थिर मूल्यों पर हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर। तो पी डैश मतलब आधार वर्ष का हम मूल्य ले रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि साथ में डैश नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो हम करंट ईयर की ले रहे हैं। क्लियर। तो दो प्रकार से राष्ट्रीय आय फाइंड होती है, चालू मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर। चालू मूल्यों पर हमारे चालू वर्ष का प्राइस भी लिया जाता है और चालू वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य भी लिया जाता है, जबकि स्थिर मूल्यों पर हम किसी वर्ष को आधार वर्ष मानते हैं, उस वर्ष का हम प्राइस लेते हैं और करंट ईयर चालू वर्ष की में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का की मात्रा हम लेते हैं, जिससे हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। क्लियर। आगे दिया हुआ सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद अपस्याद, अपसफायक, डिफ्लेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद हमको डिफ्लेटर होता है बच्चे कि हमारा क्या रेशो निकल के आ रहा है। जैसे देखो अभी हम पढ़ते हैं इसको, यह चालू और स्थिर मूल्य पर जो हमको राष्ट्रीय आय ज्ञात करी है उसके मध्य जो अनुपात है उसको प्रदर्शित करता है कि मूल्यों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई है। जिस भी वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि करंट ईयर में आपका चालू वर्ष में कितना वस्तु का प्राइस बढ़ गया है। तो ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे फाइंड होता है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय या फिर मौद्रिक राष्ट्रीय आय को जब आप डिवाइड करते हो स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय या फिर वास्तविक राष्ट्रीय आय को मल्टीप्लाई करते हो 100 से, तो आपका रेशो निकल के आता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी राष्ट्रीय आय में कितनी, आपके राष्ट्रीय आय में जो मूल्य है वस्तु का वो कितना % बढ़ गया। क्लियर। क्या रेशो आपका निकल गया है। चालू मूल्य पर जब आपने राष्ट्रीय आय निकाली और स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय निकाली, तो आपको इसको स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से जब आप डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिफ्लेटर प्राप्त होगा, जो क्या होता है दोनों मूल्यों पर ज्ञात राष्ट्रीय आय के मध्य अनुपात होता है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस क्या है। तो देखो, देश की घरेलू सीमा व भौगोलिक सीमा के अंदर किसी वर्ष में उत्पादित की जाने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहा जाता है। इसमें विदेशों से अर्जित आय शामिल नहीं होती। इसमें विदेशों से अर्जित आय शामिल नहीं होती। देखो बच्चों, देश की घरेलू सीमा व भौगोलिक सीमा के अंदर, देश की जो घरेलू सीमा है या फिर हम कहें भौगोलिक सीमा, वो हमारी राजनीतिक सीमा से अलग होती है। जो हमारी राजनीतिक सीमा है उससे कहीं अधिक होती है और अलग होती है, जिसमें कि हमारा वायुयान और हमारा समुद्र, ये भी हमारा घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।
तो इन पे जो भी हमारे कार्य होते हैं वो भी हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं, जिनके द्वारा हमारी आय प्राप्त होती है। तो कहा यही गया है कि देश की घरेलू सीमा व भौगोलिक सीमा के अंदर किसी वर्ष कोई भी वर्ष आपका हो सकता है, जो हमारे एक वित्तीय वर्ष होता है, एक लेखा वर्ष होता है, उसमें जितने भी वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, उत्पादित होने वाली वस्तु सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है, उसमें उसका बाज़ार में जो भी प्राइस है, अगर हम उन सबको टोटल करते हैं तो हमको जीडीपी प्राप्त होता है। बाज़ार मूल्य पर कर रहे हैं तो हमको जीडीपी बाज़ार मूल्य पे प्राप्त होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सकल घरेलू उत्पाद को निम्न तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। देखो, जीडीपी अगर आपको मार्केट प्राइस पे फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, प्राइस की मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी से, ठीक है। कैसे? P4 व्यापार कीमत, व्यापार की कीमत क्या है, प्राइस क्या है, और उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा। बच्चे, अंतिम वस्तु होनी चाहिए, हमने कल ही ये पढ़ा था कि अंतिम वस्तु हमारी कौन सी होती है, ठीक है, पढ़ा था 2 प्रकार की होती है, उत्पादक और उपभोग वस्तुएं। उसमें अंतिम वस्तुओं में हमारी 2 प्रकार की वस्तु आती हैं, उत्पादक और उपभोग वस्तुएं। उन वस्तुओं की व्यापार में कीमत क्या, अगर हम उनका योग करते हैं तो हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होता है। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। देखो बच्चे, सकल घरेलू उत्पाद, सकल मैंने आपको कल भी बताया था कि सकल का मतलब होता है टोटल से, टोटल जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत होता है, उनका जो भी बाज़ार में मूल्य है, अगर हम उनका योग करते हैं तो हमको जीडीपी प्राप्त होती है मार्केट प्राइस पे। लेकिन शुद्ध नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको मार्केट प्राइस पे कब प्राप्त होता है? तो देखो बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास या घिसावट को घटाने के बाद, किसको घटाएंगे, या तो मूल्यह्रास हो या फिर घिसावट हो, अगर हम उसको घटा देंगे तो जो भी शेष बचेगा उसे हम बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था मूल्यह्रास क्या होता है, टूट फूट, सामान्य टूट फूट, घिसावट, गिरावट, ठीक है, मतलब मूल्य में कमी, किसी भी वजह से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में जो कमी होती है, अगर उसको हम जीडीपी में से माइनस कर देते हैं तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त होता है, ठीक है। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे फाइंड होगा, फॉर्मूला दिया हुआ है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से आप क्या करोगे, मूल्य ह्रास या फिर घिसावट को माइनस कर दोगे, मतलब आपका जीडीपी, सॉरी पेन काम नहीं कर रहा, जीडीपी में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? आगे हम चलते हैं, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बच्चे देखो, आप एक फॉर्मूला लिखो कि जब आप सकल से नेट पे जाओगे, ठीक है, शुद्ध पे जाओगे, जब आप टोटल से शुद्ध को ज्ञात करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। जब आप सकल से शुद्ध पे जाओगे तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, और जब आप शुद्ध से सकल पे जाओगे तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे। क्लियर? बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है। जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हो एट मार्केट प्राइस पे, तो हमारे विदेशों से जो भी हमको आय प्राप्त हो रही है वो इसमें शामिल होगी, ठीक है। विदेशों से शुद्ध आय क्या है कि हमारे देश के निवासी जब विदेशों में जाके कार्य करते हैं और उसके बदले जो भी उनको आय प्राप्त होती है वो भी हमारी देश की
आय होती है जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होती है। ठीक है, जिसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद तथा किसको सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है। इसे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कैसे होगा? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में जब आप प्लस कर दो एक्सपोर्ट को और माइनस कर दोगे इंपोर्ट को, तो आपको बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। बच्चे देखो, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आप मेरे साथ में ये लिख सकते हो। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल ग्रॉस राष्ट्रीय नेशनल और उत्पाद आपका प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे फाइंड होगा? जब आप सकल घरेलू उत्पाद मतलब सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में प्लस करोगे एक्सपोर्ट को और माइनस करोगे इंपोर्ट को। ठीक है, यहाँ x माइनस एम क्या है कि विदेशों से अर्जित आय, विदेशों में हमारे देश के निवासी बाहर देशों में विदेशों में जाके जो आय अर्जित कर रहे हैं, जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से जब आप विदेशों में रहने वाले विदेशी साधनों द्वारा भारत में कमाई गई आय का शुद्ध अंतर, उसमें से जब आप हमारे देश में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को जब आप माइनस कर दोगे तो आपका x माइनस एम प्राप्त होगा, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? हमने विदेशों में जाके कार्य करा, उसके बदले हमको इनकम प्राप्त हुई और उसमें से जब हम माइनस कर देंगे किसको, कि विदेशियों ने हमारे देश में आके जो भी आय प्राप्त करी, तो हम इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, आगे चलते हैं। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास क्या है? मशीनों की घिसावट। ठीक है, मूल्यह्रास की अनुमानित लागत को घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब आप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन को, तो आपको नेट नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर नेट नेशनल इनकम भी कहा जाता है। इसको देखो नीचे दिया हुआ है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जब आप माइनस करते हो मूल्यह्रास को। ठीक है बच्चे, आगे दिया हुआ है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब साधनों से जब आपने कोई भी साधनों के प्रयोग से जब आपने कोई भी वस्तु का उत्पादन करा, तो वो उस तैयार वस्तु का मूल्य मार्केट में आने से पहले कितना है। फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत, साधनों के द्वारा आपने किसी वस्तु का उत्पादन करा तो उस वस्तु का मूल्य कितना है, बाजार मूल्य नहीं, क्योंकि बाजार मूल्य में बच्चे आपका टैक्स इंक्लूड होता है। बाजार में कोई भी प्रोडक्ट तब आता है जब उस पर आप एक उत्पादक टैक्स देता है, तो टैक्स भी उसमें इंक्लूड होता है, तो वो हमारा मार्केट प्राइस होगा। लेकिन टैक्स से पहले का जो भी मूल्य होगा उस वस्तु का, वो हमारा
साधन लागत या फिर फैक्टर कॉस्ट होगा। क्लियर। तो आपने अभी 4 पढ़े हैं। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अभी आपने चारों मार्केट प्राइस पे पढ़े हैं, अब आपको चारों फैक्टर प्राइस पे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को घटाने एवं सब्सिडी को जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है वह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। आया बच्चे समझ में? मैंने क्या कहा, कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार हो रहा है तो वो साधनों की हेल्प से हो रहा है, उत्पत्ति के जो भी साधन हैं उनसे वो तैयार हो रहा है, तो वह उसका क्या होगा, वह उसका उत्पादक मूल्य होगा। मतलब वो तैयार कितने में हुआ, तैयार होने के बाद उसका मूल्य क्या है। ठीक है। तो वो हमारा साधन लागत होगा। लेकिन जब वह मार्केट में आएगा तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा, जिससे उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, बढ़ जाए। जब उसकी लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब उसमें टैक्स इंक्लूड होगा तो क्या होगी, लागत बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे 2 होते हैं, एक तो अप्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर को ऐड किया जाता है और सब्सिडी को लेस किया जाता है। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो अप्रत्यक्ष करों को हम घटा देंगे और सब्सिडी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प की जाती है उत्पादक को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, हम आपको उस पर सब्सिडी प्रदान करेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो हेल्प करती है अपनी तरफ से वो सब्सिडी में आता है, और गवर्नमेंट जो चार्जेस लेती है वो हमारे क्या आता है, वो हमारे टैक्स के रूप में होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। किस में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में, एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस जो है किसका, नेट नेशनल प्रोडक्ट का। जब हम उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को प्लस कर देंगे तो हमको साधन लागत पर फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्लियर। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त करेंगे, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी में से जब आप माइनस करते हो अप्रत्यक्ष कर को, प्लस करते हो सब्सिडी मतलब आर्थिक सहायता को। क्लियर। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत छोटा सा है, आपको याद होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज मत होना, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा। ओके। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने जो पढ़ी थी वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ी थी, अब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को पढ़ेंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी में से जब आप क्या करोगे, परोक्ष कर तथा सब्सिडी की मात्रा निवल राष्ट्र जीडीपी एट मार्केट प्राइस तथा साधन लागत या सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में दोनों में के मध्य यही अंतर होता है। यह परोक्ष कर, यह परोक्ष कर एवं सब्सिडी की या निवल राष्ट्रीय आय के कारण होता है। किसके कारण, टैक्स और सब्सिडी के कारण ये हमारा डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों के बीच जो भी डिफरेंस होता है, क्योंकि टैक्स इंक्लूड होके वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है और सब्सिडी से वस्तु का प्राइस कम हो जाता है। ठीक है। तो देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जब आप निवल परोक्ष कर नेट डायरेक्ट टैक्स को जब आप लेस कर दोगे, नेट डायरेक्ट टैक्स को, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जब आप अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दोगे और सब्सिडी को प्लस कर दोगे तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगा। क्लियर। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चे हम मार्केट का पढ़ चुके हैं, यहाँ से हमारे फैक्टर कॉस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो ये 4 ही हम फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। इससे आश्रय एक देश के
सामान्य निवासियों द्वारा, इससे आज से देश के सामान्य निवासियों द्वारा 1 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं का सकल मौद्रिक मूल्य से है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे फाइंड होगी? जीएनपी जब मार्केट प्राइस में से आप क्या करोगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दोगे। और दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से जब आप अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दोगे और सब्सिडी को प्लस कर दोगे। ये परोक्ष बचे, ये भी अप्रत्यक्ष आपका। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहो चाहे निवल परोक्ष कर कहो। क्लियर? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे फाइंड होगा? इससे आज से एक देश की घरेलू सीमा के अंदर 1 वर्ष के समय अंतराल के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। तो ये भी कैसे होगी? जब आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे फाइंड करोगे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जब आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दोगे, प्लस मूल्य ह्रास को भी आप माइनस कर दोगे। ठीक है? अगर आप एक बार मार्केट प्राइस को निकालना सीख गए, मार्केट कॉस्ट को, तो उसके बाद आप फैक्टर कॉस्ट के आधार पर भी इजीली निकाल सकते हो। अब सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण। सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक समृद्धि की एक उचित माप हो सकता है। सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक समृद्धि की एक उचित माप हो सकता है, परंतु यह लोगों के कल्याण की उचित माप नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो, उससे हमको पता चल सकता है कि हाँ, हमारा देश आर्थिक रूप से विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उससे ये नहीं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर देश विकास कर रहा है तो उसमें लोगों का कल्याण शामिल है। जिसके कारण दिए गए हैं सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, बाह्य कारण भी हो सकते हैं और गैर मौद्रिक विनिमय। ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद का वितरण हो गया, बाह्य कारण हो गए और गैर मौद्रिक विनिमय। राष्ट्रीय आय की विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता भी है इससे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय की कितनी विधियाँ हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय की 4 विधियाँ दी गई हैं, जिसमें से मेन आपकी 3 होती हैं, उत्पादन, आय और व्यय। उत्पादन, आय और व्यय ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिलता है शॉर्ट और लॉन्ग में, वो इन तीनों में से ही देखने को मिलता है। उपभोग बचत विधि भी आपकी राष्ट्रीय आय मापने की एक विधि है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पे होता है। तो ये 4 विधियाँ दी हुई हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित और असम्मिलित होने वाली मदें। राष्ट्रीय आय में किस किस को हम सम्मिलित करते हैं और किस किस को हम सम्मिलित नहीं करते। तो यहाँ पे सम्मिलित होने वाली मदें दी हुई हैं। फर्स्ट, बोनस का भुगतान। बोनस का भुगतान शामिल होगा। उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। उत्पादन के साधनों के स्वामी, जो भी साधन है उत्पादन के, उनका जो भी स्वामी है, उसके द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की गई वो इंक्लूड होगा। पूंजी निर्माण इंक्लूड होगा। सरकार द्वारा मुफ्त सेवाएं जो भी दी जा रही हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह, वो इंक्लूड होगी। और देश में विदेशी यात्री द्वारा किया गया खर्च, देश में विदेशी यात्री जो भी खर्चा कर रहा है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है? आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय आय में असम्मिलित मदें, वो मदें जो राष्ट्रीय आय में जिनको हम शामिल नहीं करते हैं, जैसे हस्तांतरण आय या फिर आपका भुगतान हो गया, आपका पुराने वस्तुओं की बिक्री या क्रय, पूंजीगत लाभ या फिर पूंजीगत हानि हो गया, वित्तीय परिसंपत्ति हो गया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज हो गया। तो 5 पॉइंट है जो आपके सम्मिलित होते हैं और 5 ही पॉइंट है जो आपके सम्मिलित नहीं होते, ये आपको याद होने चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाई। देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय फाइंड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें से यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, जैसे कि आंकड़ों की अपूर्णता। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए हमको जो आंकड़े चाहिए वो पूर्ण होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। देश में सूचना संग्रह करने वाली संस्थाओं की कमी होने के कारण आंकड़े अपर्याप्त और अपूर्ण पाए जाते हैं। सूचना संग्रह करने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी कमी पाई गई है। कमी ही है, इसीलिए जो भी डाटा है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय की गणना सही नहीं हो पाती।
अमौद्रिक अंग देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का उपभोग एवं वस्तु विनिमय में किए जाने के कारण मौद्रिक मूल्य का पता नहीं चलता। वस्तु विनिमय के कारण, वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन जो होता है वो वस्तु विनिमय कहता है। तो वो मुद्रा में नहीं होता, एक्सचेंज जो होता है वो मुद्रा में नहीं होता। तो जिस वजह से हमको राष्ट्रीय आय हम सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। क्षेत्रीय अंतर, देश के विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियाँ अलग अलग पाई जाती हैं। और काले धन की समस्या, करों की चोरी करने वाले लोगों के द्वारा राष्ट्रीय आय के स्रोतों को छिपाया जाता है या फिर कम करके बताया जाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय की शुद्ध गणना नहीं की जा सकती। आंकड़ों की उपलब्धता में कमी, आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते क्योंकि ज़्यादातर जो गांव है वहाँ पे लोग अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण वो उनको कितनी आय हो रही है, उसमें से कितना खर्चा वो कर रहे हैं, उसका ब्यौरा वो नहीं रख पाते, जिसके कारण सही आंकड़े प्राप्त नहीं होते। ठीक है। अवधारणा संबंधी समस्या, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आय, व्यय एवं उत्पाद घटकों को शामिल किया जाता है, जिसमें सभी की सही गणना करना कठिन होता है। देश में माना जाता है कि जितना उत्पादन हो रहा है उतनी आय है, और जितनी आय है उतना व्यय होता है, तीनों हमारे बराबर होते हैं। ठीक है। वस्तुओं के वर्गीकरण में कठिनाई, वस्तुओं के वर्गीकरण में कठिनाई, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं की पहचान न होने के कारण कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती। मूल्यह्रास का सही अनुमान न होना, मूल्यह्रास, गिरावट या प्रतिस्थापन व्यय का सही अनुमान लगाना कठिन होता है क्योंकि इन व्ययों को समय से पहले ही किया जाता है। क्लियर। तो ये कारण जिसके द्वारा हमको राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई होती है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व, राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व क्यों है, कहाँ कहाँ पर है। आर्थिक स्थिति का ज्ञात होना, राष्ट्रीय आय से पता चलता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक प्रगति की तुलना करना कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष देश ने कितनी प्रगति करी है। लोगों के जीवन स्तर की पता चलता है, लोगों का लाइफ स्टाइल में कितना चेंज हुआ है। और कर दे क्षमता का ज्ञान होना, कर दे क्षमता, कर कितना प्राप्त हो रहा है। देश के आर्थिक कल्याण की जानकारी में सहायक, देश का आर्थिक कल्याण कितना % हो रहा है, इससे भी हमको राष्ट्रीय आय से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बजट बनाने में ये हेल्प करती है, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने में सहायक होती है, और पूंजी बचत और निवेश का अनुमान लगाने में ये सहायक होती है। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर